आपातकाल आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। इसमें जर्मनी के वाइमर संविधान से उधार लिया गया है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा। आपातकाल की घोषणा कैबिनेट से निर्णय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा उद्घोषणा के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह 6 महीने तक जारी रहता है तथा प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की मंजूरी के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स केस बनाम भारत संघ 1980 आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उद्घोषणा के आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यह शब्द 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पहले इसे आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था। निरस्तीकरण। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता के बिना आपातकाल को हटाया जा सकता है, लेकिन यदि लोकसभा केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को आपातकाल हटाना होगा। कैबिनेट शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। संघीय व्यवस्था एकात्मक प्रकृति की हो जाती है। गैर आपातकालीन समय में केंद्र कुछ निर्दिष्ट मामलों पर राज्य को निर्देश दे सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान वह किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के जीवन पर प्रभाव। इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 378 पर यह अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। अनुच्छेद 359 यह अन्य मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। इसे कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। 25 जून संविधान हत्या दिवस। अब तक की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा। 1962 भारत चीन युद्ध। 1962 से 1968 तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1975 आंतरिक अशांति। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1975 से 77 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 आंतरिक अशांति। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 से 1977 अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है। अनुच्छेद 355 केंद्र के लिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने का आधार प्रदान करता है, जिससे दोनों प्रावधानों के बीच स्पष्ट सहसंबंध स्थापित होता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल आधार। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है। अनुमोदन। इसे जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण
साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि इसे अनुमोदित किया जाता है तो यह 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही की जा सकती है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्तीकरण राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है या यदि लोकसभा साधारण बहुमत के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करती है। परिणाम राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य संभाल सकता है। संसद राज्य विधानमंडल के कार्य संभाल सकती है। कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। मणिपुर में सबसे अधिक 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 के बारे में कहा, इसे अंतिम उपाय और अंतिम सहारा के रूप में ही प्रयोग लाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। SR बॉम्बई केस 1994 SR बॉम्बई केस 1994 इस मामले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर महत्वपूर्ण रूप से अंकुश लगाया गया तथा यह माना गया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता को खतरा है। इसे संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के समान अब तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों से सरकारी सेवाओं में सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति के वेतन और भत्ते को कम करने के लिए कह सकते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां सरकारिया आयोग 1983, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007, पुंछी आयोग 2007, राजमन्नार आयोग 1969, राजमन्नार आयोग 1969 तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद ISC, अंतर्राज्यीय परिषद ISC भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय मुद्दों को सुलझाने तथा राज्यों और संघ के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय है। इन्हें संसद के अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की। क्षेत्रीय परिषद की संरचना, अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री, उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार के आधार पर उस क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते। पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। भाग 20 संवैधानिक संशोधन। मूल बिंदु दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का निर्णय करते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 के तहत संविधान के मूल ढांचे का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इसकी
उत्पत्ति केशवानंद भारती मामले 1973 में हुआ था और आगे के मामले में इसका विकास हुआ है। इसमें शामिल है न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय संरचना, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की सर्वोच्चता। प्रक्रिया: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। इसे किसी भी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के मामले में वीटो की अनुमति नहीं है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन के प्रकार: संसद के साधारण बहुमत से यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। इसमें उसी तरह संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पारित किए जाते हैं। सदन के विशेष बहुमत द्वारा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए इसके लिए प्रत्येक संसद की कुल सदस्यता का बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 378 के तहत विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन। यह राजनीति के संघीय ढांचे से संबंधित है। संशोधन: संसद का विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा राज्य अनुसमर्थन। साधारण बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान: पहला, नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। दूसरा, नए राज्यों का गठन, सीमाओं, क्षेत्रों, राज्यों के नामों में परिवर्तन। तीसरा, दूसरी अनुसूची। चौथा, 5वीं और 6वीं अनुसूची। 7वां, संसद के कोरम। 8वां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। 9वां, विधान परिषद का निर्माण उन्मूलन। 10वां, आधिकारिक भाषा का प्रयोग। 10वां, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव। 11वां, केंद्र शासित प्रदेश। 12वां, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। विशेष बहुमत से संशोधित प्रावधान: मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित प्रावधान: राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तीसरा, अनुच्छेद 368 और स्वयं अनुच्छेद 368। चौथा, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। 5वां, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 6वां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणियां: संशोधन प्रक्रिया की यह विविधता बुद्धिमान है लेकिन दुर्लभ रूप से पाई जाती है, के.सी. वेयर ने कहा। दूसरा, कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन, के.सी. वेयर ने कहा। तीसरा, संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान के सबसे कुशल परिकल्पित पहलुओं में से एक साबित किया है। हालांकि यह जटिल प्रतीत होता है, यह मात्र विविधतापूर्ण है। ग्रैनविले ऑस्टिन। हाल के संवैधानिक संशोधन: 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सीट आरक्षण की समाप्ति। 105वां संशोधन अधिनियम 2021 इसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों
SEBCS की पहचान करने की राज्य सरकार की शक्ति को बहाल कर दिया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 इसने OBC की पहचान करने की राज्य सरकार की शक्ति को बहाल कर दिया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। 106वां संविधान संशोधन 2023 लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण संशोधन पर अलग से चर्चा की गई है। क्या आप जानते हैं हमारे संविधान में लगाए गए व्यापक परिवर्तनों के कारण 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है।